अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये मैं कुछ ये बुक है जो कि इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो आपका सेकंड चैप्टर है वो क्या है, सपोज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उनके लिहाज से जो इंतहाई क्रीम स्टडी है और इंतहाई इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसमें, वो मतलब उसकी क्रीम वो निकाल चुके हैं, यहाँ पर लिख चुके हैं। और अक्सर अक्सर जो आपकी टेस्ट बनती हैं वो इस तरह की बुक से बनती हैं। सो बड़ी मुश्किल से मैंने इस बुक को पैदा किया। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखें, आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि देखें जो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और वहाँ पर देखिए आप लोग मतलब इस तरह के एमसीक्यूज मतलब देख सकते हैं। कुछ इस तरह भी होंगे कि वहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, यू शुड नो कि आप लोग का जो टेस्ट बनता है वो कमीशन का हो, के पीपीएससी या फेडरल पब्लिक सर्विस का हो, सब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, या फिर जितने भी कमीशन टेस्ट होते हैं वो इस तरह के एक इंतहाई ही आइडियल बुक से लिए जाते हैं। क्लियर? सो मैं ये बुक्स में कुछ मतलब इंतहाई ही अहम क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑन, एटम एटम क्या है? एटम डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। क्लियर? एटम का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है इनडिविजिबल और अनकाटेबल। यू नो, किताब में तो हिस्ट्री थोड़ी डिटेल से लिखी हुई होती है कि वहाँ पे वो कहते हैं कि एक साइंटिस्ट था, डेमोक्रेटस था, और उन्होंने एटम पर काम किया था 14 1400 BC। क्लियर? अच्छा, क्लियर। आगे चलते हैं। The word atom and atomic theory were introduced by John Dalton in 1808 while explaining the atomic model। ये जो आपको एटॉमिक थियरी मीन्स कि सपोज एटम में इस तरह इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह उसमें प्रोटॉन होते हैं, फिर ये होते हैं, वो होते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन ने इंट्रोड्यूस की थी 1808। पहला काम जो किया था वो सिंपल डेमोक्रेटस ने किया था, डेमोक्रेटस। लेकिन उन्होंने सिंपल आटोमोस का नाम डिस्कवर किया और कहा कि इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल से एटम बनी हुई है, जिसे हम आटोमोस भी कहते हैं आजकल। सो इसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट जिसने मतलब इंतहाई ही बुनियादी केमिस्ट्री शुरू की, उसका नाम क्या था? डाल्टन था। और उन्होंने 1808 में एटॉमिक थियरी इंट्रोड्यूस की। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। द फॉलोइंग, अच्छा, जो डाल्टन थियरी है जो फर्स्ट ऑफ ऑल पेश की गई, उनके कुछ इम्पोर्टेंट जो पोस्टुलेट्स थे वो गिवन बिलो है। अच्छा, सो फर्स्ट ऑन आप देख सकते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल फंडामेंटल पार्टिकल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एटम को ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक स्मॉलेस्ट कहा गया। यू नो कि एक होता है स्मॉलर, एक होता है स्मॉल, एक होता है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का क्या मतलब होता है कि उसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक हम एटम एटम को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आजकल हम इस तरह कहते हैं कि एटम इज द स्मॉल पार्टिकल। क्लियर? लेकिन ये जो डाल्टन का जो कंसेप्ट है ये चूंकि ओल्ड है, सो उसके मुताबिक एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनडिविजिबल, जिसको हम तकसीम ना नहीं कर सके। और फंडामेंटल पार्टिकल भी लिखा गया है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब यही होता है कि ऐसे पार्टिकल जो किसी मैटर की सारी प्रॉपर्टी बयान कर सके। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं, हम देखें ये जो मेरा नेक्स्ट है वो इसके मुतालिक वो हमें मालूमात दे रहे हैं कि डाल्टन वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द थियरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसको हम मानते हैं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो ये तकरीबन इसकी जो बुनियाद रखी वो डाल्टन ने रखी। कहते हैं एटम के मुतालिक वो कहते हैं, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट इज इंटरकन्वर्टेबल इनटू अनदर एटम। ये तो सही है कि हम एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल फना नहीं कर सकते।
अच्छा, आप लोग अब सोचेंगे कि किस तरह। देखिए, रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के एटमों को मुख्तलिफ़ अदर एटमों में कन्वर्जन का प्रोसेस मौजूद है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल के साथ। इसके बाद वो कह रहे हैं, एटम अंडरगो केमिकल कम्बिनेशन टू फॉर्म मॉलिक्यूल बट इन अ होल नंबर रेशो। ये यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो एटम होते हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन होल नंबर में। होल नंबर का क्या मतलब होता है? इस अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, देखिए जब एक एटम मतलब H2O को हम देखते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। इस तरह नहीं होता कि कोई एटम फ्रैक्शन में हो। देखिए इस आगे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम देखते हैं, एक तरफ दो हाइड्रोजन, दूसरी तरफ दो ऑक्सीजन। इस तरह हम H2SO4 की तरफ देखते हैं, वहाँ पर दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन। क्लियर? मतलब इसका यही है कि एटम्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, होल नंबर्स में एक दूसरे के साथ मिलकर केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी दैट एग्जिस्ट इंडिविजुअली। वो कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड जिसे हम कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी होती है दैट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, जो आज़ादाना रह सकता है। अब आप लोग जान जान चुके होंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच एग्जिस्ट इन दिस नेचर इंडिपेंडेंटली। क्लियर? जो इस माहौल में आज़ादाना रह सके। तो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन मतलब उठता है कि किस तरह रह सकते हैं। रहने का यही मतलब है कि हमें कहीं पर मिल सकता है, इस माहौल में हमें मॉलिक्यूल मिल सकता है, फ्री स्टेट में हमें कोई एटम नहीं मिल सकता। क्लियर? देखिए, अगर आप कोशिश कर लें कि मुझे मुझे कहीं पर नाइट्रोजन मिल जाए, एन सिर्फ, तो ये नहीं हो सकता। आपको अगर नाइट्रोजन मिलता है तो या तो कंपाउंड फॉर्म में, या मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म में, जस्ट लाइक N2 फॉर्म में मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो किस फॉर्म में मिलेगा? एनओ NOx फॉर्म में या HNOx फॉर्म में मिलेगा। क्लियर? या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको मिलेगा। मतलब फ्री नहीं होता कि आपको कहीं नाइट्रोजन मिले। इसके बाद है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम मास, साइज, प्रॉपर्टी। क्लियर? अगला पोस्टुलेट उसका क्या है, वो ये है कि जितनी भी एटम्स एक ही एलिमेंट से ताल्लुक रखे। अब यहाँ पर देखिए, एलिमेंट का काम खानदान जैसा होता है, जिस तरह एक खानदान के मेंबर्स। क्लियर? एक ही घर में मौजूद भाई बहन जी, इस तरह। देखिए, एलिमेंट का काम इस तरह होता है, जिस तरह देखें, कार्बन एक एलिमेंट है, उसमें प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम मुख्तलिफ टाइप्स के एटम्स पाए जाते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन की मिसाल दे दी। कार्बन एक एलिमेंट है जहाँ पर C6 12, C6 13, C6 14। क्लियर? सो मतलब ये है कि एक एलिमेंट में मौजूद तमाम एटम एक दूसरे से बराबर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मास। क्लियर? साइज एंड प्रॉपर्टी, ये तो मतलब डाल्टन के मुताबिक। बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन दीज प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम एक एलिमेंट के एटम्स किसी दूसरी एलिमेंट के एटम के साथ कंपेयर करें तो ऐसा नहीं होगा, मतलब मुख्तलिफ होंगे। क्लियर? अच्छा, आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि जे जे थॉम्सन इंट्रोड्यूस्ड सिग्निफिकेंट modification in the prevalent atomic model. His conclusion are the basis of modern view of atomic theory, according to which। देखिए, इसके बाद जे थॉम्सन आता है, वो क्या कहता है देखें। हाँ, एटम इज अ डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम क्या है? उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब वो ये नहीं कहते कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर जो कुछ भी है, लेकिन वो कहते हैं कि यार इसमें और भी पार्टिकल मौजूद हैं। अगेन वो कहते हैं, एटम कैन आल्सो
combine in non-whole number ratio, non-whole number ratio। अब देखें कि एटम किस तरह नॉन होल नंबर रेशो में किस तरह हो सकते हैं। देखें अक्सर पहले कंसेप्ट के मुताबिक, डाल्टन कंसेप्ट के मुताबिक, एटम अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो होल नंबर में मिलेंगे, लेकिन इस तरह के बॉन्ड्स भी हैं, इस तरह का फोर्सेस भी हैं जहां पर हम कहते हैं कि ये एटम्स अगर मिल रहे हैं तो नॉन होल नंबर रेशो से मिल रहे हैं। देखिए इस तरह, जिस तरह देखिए यहाँ पर एफ ई 0.93 और 0। आप लोग देखते मतलब समझते हैं कि जो मेटल के जो एटम्स होते हैं ये इंतहाई बड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं? इंतहाई बड़े बड़े होते हैं। सो ये जो छोटे नॉन नॉन ऑर्गेनिक, क्लियर, जो एलिमेंट्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब मैं मिसाल के तौर पर आप पाउडर ले लें आयरन की और इसमें हाइड्रोजन पास करें, तो आयरन के एटम इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल घुस जाते हैं। क्लियर। सो जस्ट लाइक हम कहते हैं कि एडजॉर्प्शन होती है, इस तरह का कुछ प्रोसेस हो जाता है। सो इसका यही मतलब है कि जो मेटल होते हैं, मेटल, उनके साथ नॉन मेटल या फिर एलिमेंट्स नॉन स्टाइकोमेट नॉन होल नंबर रेशो के साथ, नॉन होल नंबर रेशो के साथ मिल सकते हैं, या फिर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नॉन होल नंबर रेशो इन क्या, नॉन स्टाइकोमेट्री कंपाउंड। क्लियर। सो इसका मतलब यही है कि जो आपके पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका साइज इंतहाई छोटा होता है, वो मेटल के जो एटम्स हैं उनमें दंस कर कुछ बाण बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर होल रेशो ज़रूरी नहीं है, होल नंबर रेशो ज़रूरी नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आल्सो डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज related property related to mass, as in case of isotope, atoms of different element have also same mass related property in case of isobar। देखें, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आल्सो डिफर इन प्रॉपर्टीज। इस तरह भी होता है कि जो एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के, देखें मिसाल के तौर पर हाँ, कार्बन कार्बन के 3 आइसोटोप हम बताते हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। सो जो सी 612 है, उनका मास मास कितना है? 12 है। C613 उनका मास कितना है? 13 है। C614 उनका मास 14 है। सो जाहिर बात है मास में तो फर्क आया। इसका यही मतलब है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आल्सो डिफरेंट इन प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मास इन केस ऑफ आइसोटोप। लेकिन ये बात आइसोटोप के लिए है। बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव आल्सो सेम मास। लेकिन समटाइम इस तरह हो सकता है कि एटम्स होते हैं, क्या होते हैं? एटम्स होते हैं और इसका ताल्लुक डिफरेंट एलिमेंट से होता है, लेकिन उसका मास सेम होता है। क्या कहा? हाँ, आप लोग तो जानते हैं कि एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर और डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन नंबर हैं या फिर एक ही एटम में एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मास, विद रिस्पेक्ट टू मास। लेकिन इस तरह हो सकता है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से विद रिस्पेक्ट टू मास सेम हो सकते हैं। क्लियर। वो उसका ताल्लुक डिफरेंट एलिमेंट से होगा, मतलब उनका जो एटॉमिक नंबर है वो मुख्तलिफ होगा, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो सेम होगा। अच्छा, सो ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ हो और मास नंबर सेम हो आइसोबार कहलाते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ हो और मास नंबर सेम हो क्या कहलाते हैं? आइसोबार। सो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के मुतालिक। कहते हैं द इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ कैथोड रेज। आप लोग जानते हैं कि उनको उनको मतलब इलेक्ट्रॉन को ये थोड़ी सी बहुत बिल्कुल समटाइम विलियम क्रूक्स लिखा जाता है। क्लियर। सो वो कहते हैं द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ कैथोड रेज इन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। द टर्म इलेक्ट्रॉन वाज कॉइन्ड बाय जे एल स्टोनी। क्लियर। जे एल स्टोनी। देखिए ये जो नाम जो होते हैं
ये टेस्ट में जो मेडिकल टेस्ट होता है ये पीर कमीशन का उनमें नहीं लिखे जाते क्योंकि इनमें मुख्तलिफ जगहों पर तजाद होती है। अच्छा, इसके बाद मास। मास मास कितना होता है प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। क्लियर? 9.11 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम इतना उसका मास होता है। अच्छा, इसके बाद लोकेशन। इट इज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, मतलब इसका यही मतलब है कि वो अभी शेल की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन वो कहते हैं कि वो न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होते। अच्छा, चार्ज के बारे में वो क्या कहते हैं? इट इज कंफर्म बाय मेलिकन। देखे, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो किसने कंफर्म किया था? मेलिकन। बाय आयर ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर? या फिर इस तरह आप लिख सकते हैं -4.8 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर? चार्ज की मुख्तलिफ यूनिट हैं। थॉमसन गेव द चार्ज टू मास रेशो और स्पेसिफिक चार्ज रेशो। चार्ज टू मास रेशो का और नाम क्या है? स्पेसिफिक चार्ज रेशो फॉर एन इलेक्ट्रॉन which equal to which is equal to 1.76 10 raised to the power 8 coulomb per gram. Clear? Charge to mass ratio और specific charge ratio for electron कितनी है? 1.76 10 raised to the power 8 coulomb per gram. Clear? अच्छा, यहाँ पर जो दिया गया है चार्ज टू मास रेशो का ना, और चार्ज डिवाइड बाई मास, आप इसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राम है, ग्राम चार्ज टू मास है, सो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। देखें, मैं कुछ यूँ कैलकुलेट करना चाहता हूँ। देखें, चार्ज है 1.6 डिवाइड बाय 9.11। क्लियर? सो यही आंसर आता है। सो ये डेसिमल पॉइंट है उनको मतलब राइट साइड ले जाने से यही आंसर आता है। क्लियर? सो हम आगे चलते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि चार्ज टू मास रेशो और स्पेसिफिक चार्ज रेशो और थॉमसन रेशो फॉलोज द ऑर्डर मेंशन्ड। ये चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है, फिर प्रोटॉन की होती है, फिर यहाँ पर लिखा गया है कि अल्फा पार्टिकल किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल, फिर न्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन। अब देखिए, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है। आप लोगों को मतलब अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इस तरह कर लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो फर्स्ट रेशो है लेफ्ट साइड से देखें, सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की है, फिर प्रोटॉन की है, फिर अल्फा पार्टिकल, फिर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा क्यों है? देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 डिवाइड कर लें उनके मास से। फिर इस तरह कर ले कि प्रोटॉन के लिए उसका मास लिखे 1.673 10 रेज़ टू पावर 23 ग्राम डिवाइड बाय सॉरी, पहले उसका चार्ज लिख लिया 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 और उनके मास से डिवाइड करें 1.673 10 रेज़ टू पावर 27 माइनस 27 ग्राम। और इस तरह अल्फा पार्टिकल के लिए भी कर लें। कह देंगे अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है, क्लियर? क्या चार्ज? अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है +2। अब क्या करें, +2 को 2 से +2 चार्ज है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज होगा। क्लियर? सो 2 इंटू 1.6 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। क्लियर? सो किस तरह कर लेंगे? देखिए प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन देखें अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज होता है, तो 2 इंटू 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, और उसको डिवाइड कर ले किस चीज़ के साथ? इसके मास से। सो इसका मास कितना होगा? इस अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा?
सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 लिखा गया है। अब 4 का क्या मतलब है कि यहाँ पर 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। क्लियर। सो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास जमा कर लें और उस पर टोटल चार्ज कितना है 2 इंटू 1.6710 सॉरी, जिस पर कितना चार्ज है 1.610 कूलम अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है। डिवाइड कर ले किस चीज़ से, उनके मास से। 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन का जो मास होता है उससे डिवाइड कर ले। सो इस चीज़ की चार्ज टू मास रेशो आ जाएगी। क्लियर। और इस देखिए, और न्यूट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशो होती है वो तो ज़ीरो होती है। क्लियर, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये आप लोग कहेंगे कि यार ये तो सिंपली बुक को मतलब रिवाइज करते हैं। मैं सिंपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोग के लिए मतलब उनके सोल्यूशन में सोल्यूशन सेट निकालने के लिए अगर आप लोग को कोई मुश्किलात पेश आ रही हो तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ कर मैं उसकी सोल्यूशन भी निकाल सकता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन ये तो बेसिकली मैं उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ जिनको पता ही नहीं होता कि यार हमारा जो टेस्ट होता है उनमें जो बेसिक केमिस्ट्री होती है वो कहाँ से आ सकती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। चार्ज to mass ratio for cathode rays is constant and independent of the nature of the gas in discharge tube and nature of cathode or electrode of tube. That's electron is universal fundamental particle. समझ गए। कहते हैं कि चार्ज टू मास रेशो जो कैथोड रेस की होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं और ये डिपेंड नहीं करती किसी किसी गैस पे। लेकिन याद रखिए, आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारे साथ जो और रेज हैं जो प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन्स को शो करती थी, जिसको हम कैनाल रेस कहते थे, वो डिपेंड करती हैं चलो आगे आने वाली हैं। क्लियर। सो चार्ज टू मास रेशो ऑफ द कैथोड डजंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैस। क्लियर। सो हम आगे चलते हैं। और साथ कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड नेचर ऑफ कैथोड और इलेक्ट्रोड। देख किस चीज़ पर वो मतलब डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का एक ही नेचर होता है हमेशा के लिए, उनका नेचर मुख्तलिफ नहीं हो सकता। दैट इज इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल फंडामेंटल। इसके बाद वो कहते हैं mass of 1 mole of electron is 0.55 मिलीग्राम। क्लियर। अच्छा, देखें वो यहाँ पर कुछ मतलब फर्ज देखिए, जिस तरह हम मैथ्स में करते हैं कि फर्ज करें, इस तरह के कुछ मासेस वो सपोज करते हैं। लेकिन इस तरह की बातें नहीं होती टेस्ट में। कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर इस तरह थे जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट थे। देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। क्लियर। देखिए ये देख सकते हैं जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आप ये देख सकते हैं और साथ साथ आप देख सकते हैं क्या, देखें ये जो ईएसयू वाली यूनिट है या फिर कूलम वाली, ये इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं इंतहाई ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्लियर। जो जो कि मतलब साथ साथ जो कि ये हैं किसने डिस्कवर किया था, इस तरह के एमसीक्यूज जो जॉब वाले टेस्ट होते हैं उनमें आया करते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पर के क्या एटम्स जो होते हैं वो नॉन स्टाइक्योमेट्री और कि इस तरह के बॉन्ड बना सकते हैं कि जहाँ पर स्टाइक्योमेट्री मतलब फ्रैक्शन में हो, क्या बना सकते हैं। सो आपके यही मिसाल मौजूद हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ चुकी होगी। इस तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे चैनल की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। वस्सलाम।